हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो ठंडी क्यों होती है? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत ये जानेंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है आखिर ठंडी क्यों होती है। और आप देखते भी होंगे कि अगर कोल्ड ड्रिंक को ढक्कन खोल दिया जाए, कुछ देर पश्चात 1 घंटे 2 घंटे जब बीत जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उस कोल्ड ड्रिंक का जो स्वाद होता है वह क्या होता है, उस तरह नहीं रह जाता है, या फिर आप देखते हैं कि आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। आखिर क्यों? तो इस तथ्य को भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें क्या घुला होता है? उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव में घोला जाता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग द्रव में घोलते हैं तो वो किस कंडीशन में कितना घुलती है, इस बात को हम लोग समझेंगे। यानी मेरा जो टॉपिक ये है कि गैस को द्रव में घोलना। यानी द्रव में जब हम लोग गैस को घोलते हैं तो किन किन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब गैस को द्रव में घोलते हैं तो अगर ताप जितनी कम होगा उसमें गैस को आप उतनी ही सरलता से घोल सकते हैं। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो गैस की जो विलेयता है वह द्रव में कम होगी। अर्थात आपने समझा कि ताप अधिक तो विलेयता कम, ताप कम तो विलेयता अधिक होगी। इसी प्रकार अगर हम दाब के संदर्भ में समझें तो आप जानते हैं कि अगर आप सपोज कीजिए किसी चीज को द्रव में घोलना, सपोज कीजिए ठंडी का महीना है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको स्नान कराना है तालाब में ले जाकर के, तो आप देखेंगे कि वो छोटा सा बच्चा जो है अपने सिर को पानी में बोड़ना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको दाब लगाना पड़ता है, और आप जबरदस्ती उस बच्चे के सिर को दबाते हैं पानी में, तब जा करके वो बच्चा अपने सिर को भिगोता है। उसी प्रकार गैस को भी द्रव में घोलने के लिए क्या करना पड़ता है? दाब लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दाब लगाना पड़ता है। दाब जितने अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतने अधिक होगी। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? ये जो है गैस को द्रव में घोलते समय मुख्य रूप से इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की विलेयता घटेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस की विलेयता अधिक होगी। यही कारण है कि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा जब होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक मिली होती है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग तो खुद इसलिए पीते हैं, या इस समाज का अधिकांश लोग अपने पेट के गैस को निकालने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और जब वो पीते हैं तो जब डकार आती है तो क्या आप जानते हो कौन सी गैस निकलती है, या वो गैस कौन सी होती है? तो हमारे समाज के अधिकांश लोगों को ये लगता है कि वो हमारे पेट की जो गैस है उसको बाहर निकालती है, जबकि ये मिथ्या है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है दरअसल वही बाहर निकलती है। इसलिए हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार करना चाहिए और हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीना चाहिए। इस वीडियो के देखने के बाद हम आशा करते हैं कि आप जो है आज की बात कोल्ड ड्रिंक तो जरूर नहीं पिएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं। मेरा टॉपिक क्या था? गैस का द्रव में विलयन बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण लिया कि कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, कि जो बॉटल होती है वो ठंडी होती है। तो जब बॉटल ठंडी होती है तो उसमें गैस की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? अधिक घुली होती है। यहाँ गैस का मतलब किससे है? यहाँ गैस का मतलब जो है आपके CO2 से था। किससे है? CO2 से जो है। और जब बॉटल क्या होता है? गर्म होता है। अगर जब बॉटल गर्म होता है तो आप देखेंगे कि CO2 की जो मात्रा होगी विलयन में वो कम होगी। रीजन क्या है? रीजन दाब और ताप का प्रभाव है। दाब अधिक, विलेयता अधिक,
दाब कम विलेयता कम, ताप अधिक विलेयता कम, और ताप कम तो विलेयता अधिक। किसकी विलेयता? विलेय की विलेयता। विलेय का मतलब यहाँ किससे है? यहाँ पर CO2 से। तो प्यारे दोस्तों, गैस को द्रव में घोलने के लिए या इसके संदर्भ में हेनरी साहब ने एक नियम दिया कि अगर आप किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो किन परिस्थिति में जो है उस गैस की विलेयता अधिक हो। तो उन्होंने बताया कि अगर ताप को निश्चित कर दिया जाए, क्योंकि दो प्रभाव आप देख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर गैस के अगर टेम्परेचर को नियत कर दिया जाए, एक निश्चित ताप रखा जाए, तो जितने ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस की द्रव में विलेयता उतने अधिक होगी। या यूं कह लीजिए कि जितने ज्यादा आप दाब लगा देंगे उस विलयन में, उस विलय का मतलब क्या, जिस गैस को आप घोलना चाहते हैं उसकी जो मात्रा होगी वो अधिक होगी। और यहाँ पर उन्होंने उस गैस की मात्रा को जिससे घोला जा रहा है उससे उन्होंने मोल अंश में लिया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी विलयन की जो सांद्रता है वो मोल अंश या मोल प्रभाज्य के पद में व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता के पद में व्यक्त कर सकते हैं, मोललता आदि के पद में जो है व्यक्त करते हैं। तो हेनरी साहब ने क्या किया? हेनरी साहब ने यहाँ पर जो सांद्रता का प्रयोग किया वो किसका किया? वो मोल अंश का किया। और उन्होंने कहा कि गैस द्वारा लगाया गया जो दाब होगा, या ये कह लीजिए कि विलयन में विलय की जो मात्रा होगी या उसका जो मोलांश होगा वो लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर देखिए हेनरी के नियम को मैं लिखा हूं कि निश्चित ताप पर द्रव में घुली गैस का जो मात्रा है वह उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। मित्रों, गैस की मात्रा किसके समानुपाती है? लगाए गए दाब के समानुपाती है। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब होता है एक के बढ़ने पर बढ़ना, एक के घटने पर घटना। यानी ये आपके, अगर आप समझना चाहें तो मित्र और दुश्मन की तरह है कि समानुपाती का मतलब क्या हुआ? जब एक मित्र खुश होता है तो अगर आप उसके वास्तव में मित्र हैं तो आप खुशी का अनुभूत करेंगे, अगर वो दुखी है तो आप किसका अनुभूत करेंगे? हाँ, दुखीपन का अनुभूत आप जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या है, दाब बढ़ेगा तो गैस में द्रव की जो विलेयता है वो क्या होगी? वो बढ़ेगी। तो इस आधार पे उनका जो नियम है P बराबर XX इंटू एक्स कह सकते हैं, जहां P क्या है? जहां P जो है गैस द्वारा लगाया गया दाब होता है, KH क्या है? हेनरी नेतांक होता है। नेतांक मतलब होता है निश्चित मान, और यहाँ पर यक्स क्या है? तो यक्स जो है गैस का मोल प्रभाज्य है। हाँ, और ध्यान आपको देना है कि उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर दाब और गैस की मात्रा के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो दोस्तों जब भी कोई चीज समानुपाती होता तो ग्राफ जो है सरल रेखा प्राप्त होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में जाइएगा तो हमारी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो चीजों के मध्य अगर क्या है, एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है और समान अनुपात में बढ़ रहा है तो उसे समानुपाती कहते हैं। और इस परिस्थिति में खींचा गया जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हेनरी का नियम जो है कंप्लीट होता है। चलिए आइए इससे संबंधित हम लोग एक सवाल को जो है क्या करते हैं, हल करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि N2 गैस को 993 K पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितनी मिलीमोल N2 गैस क्या होगा? विलय होगा। यानी आपसे क्या कह रहा है, आपके को क्या दिया? आपको जो है N2 गैस दे दिया। क्या दे दिया? आपको N2 गैस दे दिया। और क्या दे दिया? जल दे दिया। कितना दे दिया? 1 लीटर दे दिया। कितना दे दिया? 1 लीटर दे दिया। और जो टेम्परेचर कहा वो 293 केल्विन कहा गया। कह रहे तो बताइए और क्या दिए हैं? तुम पूछ रहे हैं कि N2 का जो आंशिक दाब है वो 0.987 बार है, तथा कह रहे 293 पर ही N2 के लिए जो KH का मान है वो 76.48 किलो बार। ध्यान रखना है आपको, किलो बार। यानी अगर हम बात करें क्या ज्ञात है तो आपको क्या दिया है? आपको दाब दिया है
और आपको हेनरी नेतांग का मान दिया। तो दोस्तों आपको मैं बताया हूं कि जब भी हम लोग सवाल को लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मात्रक पर ध्यान देते हैं। अब जैसे दाब का वही मात्रक होता है, हेनरी नेतांग का भी वही मात्रक होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ बार लिखा हो, यहाँ किलो बार लिखा है, तो आप क्या करेंगे, आप किलो बार को जो है बार में कन्वर्ट करेंगे और जब किलो हटाएंगे तो आपको 1000 से गुणा करना होगा। दोस्तों अगर 1000 को हम लोग घातांक रूप में लिखते हैं तो जो है उसे हम लोग 10 की घात 3 लिखते हैं। तो उस प्रकार हमने क्या किया, हेनरी नेतांग का जो वैल्यू किलो बार में दिया था उसे हमने क्या किया, बार में बदल लिया। यहां से आपसे एक्स का मान जो है पूछ रहा है, एक्स मतलब क्या, वैसे एक्स तो नहीं पूछ रहा, सही मायने में देखा जाए तो आपसे यह पूछ रहा है मोल की संख्या, लेकिन मोल आप तभी निकाल पाएंगे जब पहले आप मोल अंश की गणना कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों हमने देखा कि जो हेनरी का सूत्र होता है वो P इक्वल टू KH XV। यहाँ XV का मतलब क्या है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि B का मतलब जो है विलय, हाँ विलय से होगा, किससे होगा, विलय से, और A का अगर कहीं सफिक्स में A लगा हुआ है तो इसका मतलब वो विलायक होगा, वो क्या होगा, वो विलायक होगा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ B का मतलब है कि विलय का मोल प्रभाज है, अगर यहाँ A रहेगा तो किसका प्रभाज मोल प्रभाज होगा, तो आपका विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो इस सूत्र से अगर हम XP का वैल्यू देखें तो P अपान KH हो जाएगा। हमने P और KH का वैल्यू पुट किया, तो पुट करने के बाद अगर आपको गणित आपकी मजबूत है तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर आपकी गणित कमजोर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको बेसिक गणित पढ़ाने वाले जो है तो आपको मैं जीरो से गणित में हीरो बना दूंगा। अगर आपकी गणित कितना ही कमजोर क्यों ना हो, हमारे वीडियो को एक एक करके आप देखिए, आप महारत हासिल कर लेंगे गणित के मामले में। आज अगर आपको गणित का नाम सुनने से डर लगता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप गणित को देखते ही हंसने लगेंगे और सोचेंगे कि एक समय था कि हमें गणित नहीं आता था, आज हमको गणित देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दुनिया का हमें सबसे आसान सब्जेक्ट वो गणित महसूस होता है। इस तरह की फीलिंग आप करने लगेंगे। दोस्तों तो आप सही चैनल पे पहुंचे हैं। अगर आपको गणित सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके ऐसे भी कोई मित्र हैं जिनका गणित बहुत कमजोर हो तो उनके पास भी इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे वे भी गणित से छूता ना रह जाए। तो कैलकुलेशन करने पर प्यारे बच्चों XV का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1.3×10⁻⁻5 आ जाएगा। ध्यान रखना मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, इसे मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 लीटर जल का जो वैल्यू होता है वो 55.5 मोल होता है। इसे आपको याद रखना होगा, इसे भी जो है हमने मोल कंसेप्ट में जो है बताया हुआ है। मोल कंसेप्ट के माध्यम से अगर आप निकालना चाहेंगे तो 55.5 आएगा। अब इस वीडियो में अगर हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप क्या कीजिए, 1 लीटर जल में मोलों की जो संख्या होती है वो 55.5 होता है, इसे आप याद रखिए। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, अगर आप याद रखेंगे तो आपको बोनस में 1 नंबर जो है मिल जाएगा। चलिए, तो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है कि विलय का जो मोल प्रभाज होता है वो क्या होता है। किसी भी विलयन में किसी भी भाग का अगर आपको मोल प्रभाज निकालना है तो जिस भाग का आपको मोल प्रभाज निकालने की इच्छा है या सवाल में जिस भाग का मोल प्रभाज पूछा जाता है उसे ऊपर कीजिए और पूरे विलयन के मैंने उसके मोल की संख्या को ऊपर कीजिए, बाकी पूरे विलयन के मोल की संख्या को नीचे कीजिए। तो मेरा यह मानना है कि जो मेरा विलयन है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक विलय है और दूसरा विलायक है। तो ऊपर क्योंकि मैं विलय का मोल प्रभाज लिखे हैं सूत्र, तो ऊपर लिखा गया विलय के मोलों की संख्या और नीचे विलयन के मोलों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि विलय के मोलों की संख्या और प्लस मैंने विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय की मोलों की संख्या। तो दोस्तों चूंकि आपको मालूम है कि द्रव में कितना गैस घोला जाएगा,
द्रव की मात्रा की अपेक्षा उसमें घुले हुए गैस की मात्रा बहुत कम होती है। चाहे वो आप जल की बात कर लीजिए, आपको पता है कि जल में मछलियां जीवित क्यों रहती हैं, जल में मछलियां सांस कैसे लेती हैं, जब उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो आप जानते हैं कि जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसी के द्वारा मछलियां श्वास लेती हैं या श्वसन की क्रिया करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जल में क्या ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन घुला हुआ है? नहीं, बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि Na+Nb, चूंकि Na का मान बहुत अधिक होता है किससे? Nb की अपेक्षा, इसलिए किसी भारी संख्या में छोटे से संख्या को जोड़ने से या घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 1,00,000 रुपए में हम बोल दें कि आप 5 पैसा जोड़ दीजिए या 5 पैसा घटा दीजिए तो बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है। इसलिए हम अगर जरूरत समझे तो Na+Nb के स्थान पर हम Na का उपयोग कर सकते हैं। तो इस रूप में हमारा जो फार्मूला बदल के आ जाएगा XB = NB/Na। Nb का मतलब क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। Na का मतलब क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है। तो दोस्तों Nb का मान चूंकि हमें ज्ञात ही करना है, क्योंकि वो बोला है कि N2 गैस के मोल मतलब क्या नाम, सॉरी, विलेय के मोल की संख्या आपको बताना है, लेकिन मोल में नहीं बताना है, मिली मोल में बताना है। तो Nb का मान यहां से निकालेंगे तो इसका इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे XB × Na आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? XB का मान यहां से रखेंगे और Na का मान जो है यहां से रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये जो आएगा ये मोल में आएगा। अब 10⁻³ को अगर हम चाहें तो मिली लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिली बराबर जो है, 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ तो इसलिए अगर मिली में कन्वर्ट करना है किसी चीज को तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर मान लीजिए मीटर है और मिलीमीटर में बदलना है तो 10⁻³ से, तो अगर मिली में लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अगर मिली हटाएंगे तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाए। अब Nb का मतलब क्या है? ये N2 गैस के मिली मोल में मात्रा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्रों में शेयर कर सकते हैं। हमारे इस मंच पर आपको बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ टीचिंग लाइन की विभिन्न एग्जामों की तैयारी भी कराई जाएगी। सो अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल विशेष रूप से उन विद्यार्थियों या शिक्षकों के लिए होगा जिनका बेस बहुत खराब, क्योंकि हम आपको बेस से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।